नावल लिटिल वुमन, राइटर लुइजा मे ऑलकॉट, बाब 9, उन्वान मेग वैनिटी फेयर जाती है। चैप्टर 9। मुझे वाकई लगता है कि ये दुनिया की सबसे खुशकिस्मती की बात है कि खसरे की वबा की वजह से स्कूल बंद है। मेग ने 1 अप्रैल के दिन कहा जब वो अपने कमरे में बाहर जाने के संदूक को पैक कर रही थी और उसके इर्द गिर्द उसकी बहनें मौजूद थीं। और एनी मोफाट का वादा न भूलना भी कितना अच्छा है। पूरा 15 दिन मजे का वक्त बेहद शानदार गुजरेगा। जो ने जवाब दिया और अपने लंबे बाजुओं से स्कर्ट्स तह करते हुए वो एक पंखे की तरह दिखाई दे रही थी। और मौसम भी कितना प्यारा है, मैं इस पर बहुत खुश हूँ, बेथ ने कहा और अपने बेहतरीन बॉक्स में गर्दन और बालों के रिबन मुरत्तब कर रही थी जो इस खास मौके के लिए उधार लिया गया था। काश मैं भी जा रही होती और ये सब खूबसूरत चीजें पहन सकती, एमी ने कहा जब उसका मुंह पिनों से भरा हुआ था और वो अपनी बहन के कुशन को फनकाराना अंदाज में भर रही थी। काश तुम सब जा रही होती, लेकिन चूंकि तुम नहीं जा सकती, मैं अपनी मुहिम्मात वापस आकर तुम्हें सुनाऊंगी। मुझे यकीन है कि जब तुमने इतनी मेहरबानी की, चीजें उधार दी और तैयार होने में मदद की, तो ये कम से कम मेरा फर्ज है, मैग ने कहा और कमरे में नजर दौड़ाई उस सादी सी तैयारी पर जो उनकी नजर में तकरीबन मुकम्मल लग रही थी। माँ ने तुम्हें खजाने के संदूक से क्या दिया? एमी ने पूछा, जो उस वक्त मौजूद नहीं थी जब एक मखसूस संदल का दरवाजा खोला गया जिसमें मिसेस मार्च ने माजी की कुछ यादगार चीजें अपनी लड़कियों के लिए रखी थी जब मुनासिब वक्त आए। एक जोड़ा रेशमी मौजे, वो खूबसूरत कुंदाशुदा पक्खा और एक प्यारी नीली पट्टी। मैंने बनफशी रेशम चाहा था, तो इसे बनाने का वक्त नहीं है, तो मुझे अपने पुराने टार्लटन पर ही मुतमईन होना पड़ेगा। ये मेरी नई मौसलीन की स्कर्ट के ऊपर खूब लगेगा और पट्टी इसे खूबसूरती से नुमाया करेगी। काश मैंने अपनी मरजान की चूड़ी नहीं तोड़ी होती, तुम्हें शायद मिल सकती थी, जो ने कहा, जो देना और उधार देना पसंद करती थी, लेकिन उसकी चीजें आमतौर पर ज्यादा इस्तेमाल के काबिल नहीं होती। खजाने के संदूक में खूबसूरत पुरानी मोतियों का सेट भी है, लेकिन माँ ने कहा कि असली फूल एक नौजवान लड़की के लिए सबसे खूबसूरत जेवर है और लॉरी ने वादा किया है कि मुझे वो सब देगा जो मैं चाहूंगी, मैग ने जवाब दिया। अब देखो मेरी नई सुरमई वॉकिंग सूट, बस टोपी के परों को सीधा कर दो बेथ, फिर इतवार और छोटी पार्टी के लिए मेरी पॉपलिन, ये बाहर के लिए भारी नहीं लगती है ना? बनफशी रेशम तो कितनी खूबसूरत लगती। ओह प्यारी, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास बड़े पार्टी के लिए टार्लटन है और तुम हमेशा सफेद लिबास में एक फरिश्ता लगती हो, एमी ने कहा और अपने छोटे जखीरे की बारीक चीजों पर गौर करते हुए जिसमें उसकी रूह को खुशी मिलती थी। ये लिबास ज्यादा गहरा नहीं है और न ही काफी लंबा है, लेकिन बस इसी से काम चल जाएगा। मेरा नीला हाउस ड्रेस इतना अच्छा लग रहा है, दुरुस्त और ताज़ा सलीके से तैयार किया हुआ, कि ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा नया लिबास मिल गया हो। मेरी रेशमी सैक बिल्कुल फैशन के मुताबिक नहीं है और मेरी टोपी सॉली की तरह नहीं लगती। मुझे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मेरी छतरी ने मुझे वाकई निराश किया। मैंने माँ से कहा था कि काली छतरी सफेद हैंडल वाली हो, लेकिन वो भूल गई और सब्ज खरीद ली हल्की जर्द हैंडल के साथ। ये मजबूत और साफ है तो शिकवा नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि मैं इसे एनी की रेशमी छतरी के साथ देखकर शर्मिंदगी महसूस करूंगी। मैग ने छतरी को बड़ी नापसंदगी से देखा। तो इसे बदल दो, जो ने मशवरा दिया। मैं इतनी बेवकूफ नहीं बनूंगी और माँ के जज्बात को नहीं ठेस पहुंचाऊंगी जब उन्होंने मेरी चीजें हासिल करने में इतनी मेहनत की है। ये सिर्फ मेरा एक फजूल ख्याल है और मैं इसे तस्लीम नहीं करूंगी। मेरी रेशमी मौजे और 2 नए दस्ताने ही मेरी तसल्ली है। तुम कितनी प्यारी हो जो कि तुमने अपने दस्ताने मुझे उधार दिए। मैं खुद को बहुत अमीर और एक तरह से शीक महसूस करती हूँ। 2 नए जोड़े और पुराने साफशुदा दस्ताने आम इस्तेमाल के लिए हैं। मैग ने अपने दस्ताने के बॉक्स पर ताज़ा नजर डाली। एनी मोफाट के नाइट कैप्स पर नीले और गुलाबी रिबन हैं। क्या तुम मेरे नाइट कैप्स पर भी कुछ लगाओगी? उसने पूछा जब बेथ हन्ना के हाथों से ताज़ा तैयार की हुई सफेद मौसलिन का एक ढेर लेकर आई। नहीं, मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये सजी हुई टोपियां सादे लिबास के साथ मेल नहीं खाएंगे जब उन पर कोई सजावट ना हो। गरीब लोगों को सजावट नहीं करनी चाहिए, जो ने फैसलाकुन अंदाज में कहा। मैं सोचती हूँ कभी मैं इतनी खुश होंगी कि अपने लिबास पर असली लेस और अपनी टोपियों पर रिबन लगवा सकूं, मैग ने बेसब्री से कहा। तुमने तो चंद दिन पहले कहा था कि तुम सिर्फ एनी मोफाट के पास जाकर ही खुश हो जाओगी, बेथ ने पुरसुकून अंदाज में कहा।
हाँ, मैंने कहा था। मैं खुश हूँ और परेशान नहीं होंगी, लेकिन ऐसा लगता है कि जितना मिलता है उतना ज्यादा चाहिए होता है ना? अब देखो, ट्रे तैयार है और सब कुछ तैयार है सिवाय मेरी बॉल ड्रेस के, जो मैं माँ के पैक करने के लिए छोड़ दूंगी। मैग ने दिल बहलाए और जब उसने आधा भरा हुआ संदूक और कई बार दबाकर और ठीक की हुई सफेद टार्लेटन, जिसे वो अहमियत के साथ बॉल ड्रेस कहती थी, की तरफ नजर डाली। अगला दिन शानदार था और मैग एक 15 दिन की नई और खुशगवार मुहिम के लिए शाइस्तगी से रवाना हुई। मिसेस मार्च ने इस दौरे की इजाजत दी, लेकिन कुछ झिझक के साथ, क्योंकि वो फिक्रमंद थी कि मैग वापस आकर और भी नाखुश हो सकती है। लेकिन मैग ने बहुत इल्तिजा की और सॉली ने वादा किया कि उसका अच्छा ख्याल रखेगी। और सर्दियों के बोझल काम के बाद थोड़ी खुशी इतनी दिलकश लग रही थी कि माँ राजी हो गई और बेटी ने फैशनेबल जिंदगी का पहला जायका चखा। मोफाट्स खानदान बहुत फैशनेबल था और सादा मिजाज मैग इब्तिदा में घर की शानदार शान और मकीनों की नफासत से कुछ मुतासिर हुई। लेकिन वो मेहरबान लोग थे, जिंदगी की फालतू चमक दमक के बावजूद, और जल्द ही अपने मेहमान को सुकून दिया। शायद मैग ने बगैर समझे महसूस किया कि वो खास तौर पर पढ़े लिखे या ज़हीन लोग नहीं हैं और उनकी सारी सुनहरी सजावट आम मादी हकीकत को मुकम्मल तौर पर छुपा नहीं सकती। जाहिर है, खुश खुराक खाना, शानदार गाड़ी में सफर करना, हर रोज बेहतरीन लिबास पहनना और सिर्फ लुत्फअंदोज होना उसे बिल्कुल पसंद आया। जल्द ही उसने अपने इर्द गिर्द के लोगों के आदाब और गुफ्तगू की नकल शुरू कर दी। छोटे छोटे अंदाज अपनाए, फ्रांसीसी जुमले बोले, बालों को क्रम्प किया, अपने लिबास को सिया और जितना मुमकिन हुआ फैशन के बारे में बात की। जितना ज्यादा वो एनी मुफात की खूबसूरत चीजें देखती, उतना ज्यादा हसद करती और अमीर होने की आरजू करती। अब घर वीरान और उदास लगता, काम पहले से भी ज्यादा मुश्किल महसूस होता और वो खुद को बहुत महरूम और बहुत मजलूम लड़की महसूस करती, नए दस्ताने और रेशमी मोज़ों के बावजूद। मैग के पास शिकायत करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था, क्योंकि तीनों नौजवान लड़कियां मसरूफ थीं अच्छा वक्त गुजारने में। वो खरीदारी करती, चहलकदमी करती, सवारी करती और सारा दिन मिलने जाती थीं। शाम को थिएटर और ओपेरा जाती या घर पर ही खुशगपियों में मसरूफ रहती, क्योंकि आनी के बहुत से दोस्त थे और वो जानती थीं कि उनकी तफरीह कैसे की जाए। उसकी बड़ी बहनें बहुत नफीस और शाइस्ता नौजवान खवातीन थीं और एक मंगी हुई थी, जो मैग के ख्याल में इंतहाई दिलचस्प और रोमानवी बात थी। मिस्टर मोफैट एक मोटे खुश मिजाज बुजुर्ग थे जो मैग के वालिद को जानते थे, और मिसेस मोफैट एक मोटी खुश मिजाज खातून थीं जिन्हें मैग से उतनी ही मोहब्बत हो गई जितनी उनकी बेटी को हुई। सब उसकी परवाह करते और डेजी, जैसा कि वो उसे बुलाते थे, अपने सर का नशा लेने के करीब हो गई थी। जब छोटी पार्टी का वक्त आया तो मैग ने देखा कि पॉपलिन बिल्कुल मौजू नहीं था, क्योंकि दूसरी लड़कियां हल्के और नफीस लिबास पहन रही थीं और खुद को बहुत शाइस्ता बना रही थीं। तो उसने टार्लाटन निकाला, जो साली की नई क्रिस्प लिबास के साथ मुवाजना करने पर पुराना, नर्म और कुछ घिसा हुआ लग रहा था। मैग ने देखा कि लड़कियां उसे देखकर एक दूसरे की तरफ झांकती हैं और उसके गाल जलने लगे, क्योंकि वो अपनी नर्म मिजाजी के बावजूद बहुत गुरूर महसूस करती थी। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन साली ने उसके बाल संवारने की पेशकश की, एनी ने उसके साश बांधने की और बेल, मंगी हुई बहन ने उसकी सफेद बाजुओं की तारीफ की। लेकिन उनकी मेहरबानी में मैग ने सिर्फ अपनी गुर्बत पर हमदर्दी देखी और उसका दिल बहुत भारी महसूस हुआ जब वो अकेली खड़ी थी, जबकि बाकी लड़कियां हंस रही थीं, बातें कर रही थीं और धूल की तरह उड़ रही थीं। सख्त और तल्ख एहसास काफी बुरा हो गया था कि जब नौकरानी एक फूलों का डब्बा ले आई। बोलने से पहले एनी ने डब्बा खोल दिया और सब इसके अंदर मौजूद खूबसूरत गुलाब, हीथ और फर्न की तारीफ कर रहे थे। ये तो बेल के लिए है, जाहिर है, जॉर्ज हमेशा उसे कुछ भेजता है, लेकिन ये सब कुछ लाजवाब है, एनी ने बड़ी खुशी के साथ कहा। ये मिस मार्च के लिए है, आदमी ने कहा, और एक नोट भी है, नौकरानी ने मैग की तरफ पकड़ाते हुए कहा। कितनी मजे की बात है, ये किसकी तरफ से है? मुझे तो मालूम नहीं था कि तुम्हारे पास कोई मोहब्बत करने वाला है, लड़कियों ने कहा जो मैग के इर्द गिर्द इड़ती फिरती थी, तजस्सुस और हैरानी में। नोट माँ की तरफ से है और फूल लॉरी की तरफ से है, मैग ने सादगी से कहा, मगर खुश हुआ कि वो उसे भूल न गया। ओह वाकई,
एनी ने मजाही अंदाज में कहा। जब मैग ने नोट अपनी जेब में डाल दिया, हसद, गुरूर और खुद पसंदी के खिलाफ एक किस्म का तावीज समझकर, क्योंकि चंद मोहब्बत भरे अल्फाज ने उसका दिल खुश कर दिया और फूल अपनी खूबसूरती से उसे खुश कर रहे थे। तकरीबन खुश महसूस करते हुए उसने अपने लिए कुछ फर्न और गुलाब अलग रखे और बाकी को जल्दी से खूबसूरत छोटे गुच्छों में तैयार किया ताकि अपने दोस्तों के सीने, बाल या स्कर्ट पर लगाए जा सके। इतनी खूबसूरती से पेश किए कि क्लारा, बड़ी बहन, ने कहा कि वो सबसे प्यारी छोटी चीज है जो मैंने कभी देखी है, और सब उसकी छोटी तवज्जो पर खुश हुए। किसी तरह इस मेहरबान अमल ने उसके उदास दिल को खत्म कर दिया, और जब बाकी सब मिसेस मोफेट को दिखाने गए तो उसने आईने में खुश और रोशन आंखों वाला चेहरा देखा। जब उसने फर्न बालों के साथ रखा और गुलाब को उस लिबास में ठीक किया जो अब उसे बहुत घिसा हुआ नहीं लग रहा था, वो इशम बहुत खुश हुई क्योंकि उसने दिल खोल कर डांस किया। सब बहुत मेहरबान थे और उसे 3 तारीफें मिली। एनी ने उसे गाकर सुनाया और किसी ने कहा कि उसकी आवाज गैर मामूली अच्छी है। मेजर लिंकन ने पूछा कि ये ताजा छोटी लड़की जिसकी आंखें खूबसूरत है कौन है, और मिस्टर मोफेट ने उसके साथ डांस करने पर इसरार किया क्योंकि वो सुस्त नहीं थी बल्कि उसमें कुछ जोश था, जैसा कि उन्होंने खूबसूरती से कहा। तो यूं मजमूई तौर पर उसका वक्त बहुत खुशगवार गुजरा, यहाँ तक कि उसने गुफ्तगू का कुछ हिस्सा सुन लिया जिसने उसे बेहद परेशान कर दिया। वो सिर्फ कॉन्जर्वेटरी के अंदर बैठी थी, इंतजार कर रही थी कि उसका साथी उसे आइस ले आए, कि उसने एक आवाज सुनी फूलों वाली दीवार के दूसरी तरफ से। उसकी उम्र कितनी है? 16 या 17 साल मेरे ख्याल में। ये तो उन लड़कियों में से किसी के लिए बड़ी खुशी की बात होगी, है ना? साली कहती है कि वो अब बहुत करीब है और बूढ़ा आदमी उन पर दिल ही दिल में मरता है। मिसेज एम ने अपने मंसूबे बना लिए हैं, मैं कहता हूँ, और जल्दी के बावजूद अपने कार्ड्स अच्छे से खेलेंगी। लड़की अभी तक इसके बारे में नहीं सोच रही, मिसेज मोफेट ने कहा। उसने अपनी माँ के बारे में ये झूठ बोला जैसे कि वो जानती थी, और फूल आने पर खूबसूरती से शर्मिंदा हुई। पुअर थिंग, वो बहुत अच्छी लगती अगर बस वो स्टाइल में तैयार की जाती। तुम सोचते हो कि वो नाराज होगी अगर हम जुमेरात के लिए उसे लिबास देने की पेशकश करें? वो तो गुरूर करती है, लेकिन मैं नहीं समझती कि उसे बुरा लगेगा क्योंकि वो पुरानी टार्लेटन ही उसके पास है। वो शायद इसे आज रात फाड़ दे और ये एक बहाना होगा कि उसे एक शानदार लिबास पेश किया जाए। उसी समय मेग का साथी नमूदार हुआ और उसने देखा कि वो बहुत सुर्ख और काफी पुरजोश लग रही थी। वो गुरूर करती थी और इसी वक्त उसका गुरूर कारामद था, क्योंकि इसने उसे अपनी तौहीन, गुस्सा और हाल ही में सुनी गई बात पर नफरत छुपाने में मदद की। बेगुनाह और बेखबर होने के बावजूद वो अपने दोस्तों की बातों को समझने से कासिर न थी। उसने इसे भूलने की कोशिश की मगर न कर सकी और बार बार अपने आप से कहती रही, मिसेज एम ने अपने मंसूबे बना लिए हैं, अपनी माँ के बारे में झूठ बोला और पुरानी टार्लेटन, जब तक कि उसे रोना न आ गया और वो घर दौड़कर अपनी परेशानी बयान करने और नसीहत लेने को तैयार थी। चूंकि ये मुमकिन न था, उसने खुश नजर आने की पूरी कोशिश की और काफी पुरजोश के साथ वो इतनी कामयाबी से ये कर गई कि किसी को अंदाजा भी न हुआ कि वो कितनी मेहनत कर रही है। जब सब खत्म हुआ और वो अपने बिस्तर पर अकेली थी तो बहुत खुश हुई। जहाँ वो सोच सकती थी, हैरान हो सकती थी और गुस्से में आ सकती थी, यहाँ तक कि उसका सर दर्द करने लगा और चंद कुदरती आंसुओं से उसके गर्म गाल ठंडे हो गए। वो अहमकाना मगर नेक नियति से कही गई बातें मैग के लिए एक नई दुनिया खोल गई थी और उस पुराने दुनिया के अमन को भी बिगाड़ दिया था जहाँ वो अब तक बच्चों की तरह खुश रह रही थी। लॉरी के साथ उसकी मासूम दोस्ती इन अहमकाना बातों की वजह से खराब हो गई थी जो उसने सुनी थी। मिसेज मोफाट की तरफ से उसकी माँ के लिए दुनियावी मंसूबों का इल्जाम उसके माँ पर एतमाद को थोड़ा हिला गया और सादा लिबास से मुतमईन रहने का अज़्म जो एक गरीब आदमी की बेटे के लिए मुनासिब था, लड़कियों की गैर जरूरी हमदर्दी की वजह से कमजोर हो गया, जो समझती थी कि एक घिसा हुआ लिबास जमीन पर सबसे बड़ी मुसीबत है। गरीब मैग की रात बेचैन गुजरी और सुबह वो थकी हुई, उदास, जुज़वी तौर पर अपने दोस्तों से नाराज और जुज़वी तौर पर खुद से शर्मिंदा उठी कि उसने सब कुछ साफ साफ न कहा और हर चीज दुरुस्त न की। उस सुबह सब सुस्त रवि में थे और दोपहर तक लड़कियों में इतनी तवानाई भी नहीं थी कि वो अपना कशीदा काम उठा सकें। मैग के दोस्तों के रवैये में फौरन कुछ इसकी तवज्जो खींच गया।
उसने सोचा कि वो उसे ज्यादा एहतराम देते हैं, उसकी बातों में संजीदा दिलचस्पी लेते हैं और उसकी तरफ ऐसी नजरें डालते हैं जो साफ जाहिर करती हैं कि वो तजस्सुस कर रहे हैं। ये सब उसके लिए हैरानकुन और खुशगवार था। हालांकि वो इसे उस वक्त तक नहीं समझ पाई जब मिस बेल ने अपनी तहरीर से सर उठाकर कहा, एक जज्बाती अंदाज में, डेजी अजीज, मैंने तुम्हारे दोस्त मिस्टर लॉरेंस को जुमेरात के लिए दावत भेजी है। हम उन्हें जानना चाहते हैं और ये सिर्फ तुम्हारे लिए एक मुनासिब तारुफ है। मैग का चेहरा सुर्ख हो गया, लेकिन लड़कियों को छेड़ने की शरारती ख्वाहिश ने उसे आजिजी से जवाब देने पर मजबूर किया। आप बहुत मेहरबान हैं, लेकिन मुझे लगता है वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं अजीज? मिस बेल ने पूछा। वो बहुत बूढ़े हैं। मेरे बच्चे, तुम क्या कहना चाहती हो? उनकी उम्र क्या है, मुझे बताओ। मिस क्लारा ने आवाज बुलंद की। तकरीबन 70 साल मेरा ख्याल है, मैग ने जवाब दिया, आंखों में मजाक छुपाने के लिए टांके गिनते हुए। तुम शरारती हो। जाहिर है हम नौजवान मर्द की बात कर रहे थे, मिस बेल हंसकर बोली। कोई नौजवान नहीं है, लॉरी तो बस एक छोटा लड़का है। मैग भी हंसी इस अजीब नजरिए पर जो बहनों ने उसके बारे में बनाया था। तुम्हारी उम्र के लगभग, नैन ने कहा। मेरी बहन जो के करीब। मैं अगस्त में 17 साल की हूँ, मैग ने सर हिलाते हुए कहा। ये अच्छा है कि उसने तुम्हें फूल भेजे हैं, है ना? एनी ने बेवजह समझदार नजर आते हुए कहा। हाँ, वो अक्सर भेजते हैं हम सबको, क्योंकि उनका घर भरा हुआ है और हम उन्हें बहुत पसंद करते हैं। मेरी माँ और पुराना मिस्टर लॉरेंस दोस्त हैं, तो ये बिल्कुल फितरी है कि हम बच्चे एक साथ खेलें, मैग ने कहा और उम्मीद की कि वो मजीद कुछ न कहें। जाहिर है डेजी अभी बाहर नहीं निकली है, मिस क्लारा ने बेल की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये सबके लिए एक मासूमाना रियासत की तरह है, मिस बेल ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। मैं अपनी लड़कियों के लिए कुछ छोटे सामान लेने जा रही हूँ। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ यवान खवातीन? मिसेस मोफाट ने रेशम और लेस में हाथी की तरह दाखिल होते हुए पूछा। नहीं शुक्रिया मैडम, मेरे पास जुमेरात के लिए नया गुलाबी रेशमी लिबास है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भी नहीं, मैग ने कहा और फिर रुक गई, क्योंकि उसे ख्याल आया कि वो वाकई कुछ चीजें चाहती है मगर उसे नहीं मिल सकती। तुम क्या पहनने वाली हो? सैली ने पूछा। मेरा पुराना सफेद दुबारा, अगर मैं उसे ठीक कर सकूं तो दिखाई दे। वो कल रात काफी फट गया था। मैग ने आसानी से बात करने की कोशिश की, मगर काफी बेचैन महसूस कर रही थी। तुम घर से और भी भेजने की कोशिश क्यों नहीं करती? सैली ने कहा, जो कोई गौर करने वाली लड़की नहीं थी। मेरे पास कुछ और नहीं है। ये कहना मैग के लिए मुश्किल था, लेकिन सैली ने उसे नहीं देखा और खुशदिली से हैरानी में कहा, सिर्फ यही? कितनी मजे की बात है। उसने अपनी बात मुकम्मल नहीं की, क्योंकि बेल ने उसकी तरफ सर हिलाते हुए मुदाखलत की और मेहरबानी से कहा, बिल्कुल नहीं। जब वो अभी बाहर नहीं निकली है तो बहुत सारा लिबास रखने का क्या फायदा? डेजी, घर से भेजने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे तुम्हारे पास दर्जनों हो, क्योंकि मेरे पास एक प्यारी नीली रेशम रखी हुई है जो मैं बड़ी होकर नहीं पहन सकती, और तुम इसे मेरे खुशी करने के लिए पहनोगी, है ना डेजी? आप बहुत मेहरबान हैं, लेकिन अगर आपको बुरा ना लगे तो मुझे अपना पुराना लिबास बिल्कुल ठीक लगता है। ये एक छोटी लड़की के लिए काफी है। अब मुझे खुश होने दो कि मैं तुम्हें स्टाइल में तैयार कर दूं। मुझे ये करने में खुशी है और तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी जब तक तुम तैयार ना हो जाओ, और फिर हम सबको सरप्राइज देंगे, जैसे सिंड्रेला और उसकी गोद माँ बॉल के लिए जाती है, बेल ने कायने का अंदाज में कहा। मैग इस पेशकश को ना नहीं कह सकती थी, क्योंकि ये देखने की ख्वाहिश कि क्या वो वाकई खूबसूरत लगेंगे उसने कबूल कर ली और मोफाट परिवार के लिए पिछले सारे तकलीफदेह एहसासात भूल गई। जुमेरात की शाम बेल ने खुद को अपनी नौकरानी के साथ बंद कर लिया और दोनों ने मैग को एक नफीस खातून में बदल दिया। उन्होंने उसके बाल क्रम्पी और कर्ल किए, उसकी गर्दन और बाजुओं को खुशबूदार पाउडर से साफ किया, होठों पर कोरेलाइन लगाकर सुर्ख किया और हॉटेन से रूज का हल्का सा लम्स भी डालती अगर मैग ने बगावत न की होती। उन्होंने उसे आसमानी नीले लिबास में बांधा जो इतना तंग था कि वो बमुश्किल सांस ले सकती थी, और इतना गहरा था कि मुअद्दब मैग आईने में शर्म महसूस कर रही थी। चांदी के जेवरात जोड़े गए, कंगन, हार, ब्रोच और कान की बालियां जो हॉटेंसी ने गुलाबी रेशम के साथ बांधी ताकि दिखाई न दे। सीने पर चाय के गुलाब के बर्ड्स और रूच ने मैग को उसके खूबसूरत सफेद कंधों के मजहर से मुतमईन कर दिया, और ऊंची एड़ी वाले रेशमी जूते उसके दिल की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी। एक लेस का रुमाल, पर वाला फंक और कंधे का होल्डर उसे मुकम्मल कर दिया, और मिस बेल ने उसे ऐसे देखा जैसे एक छोटी लड़की नई तैयारशुदा गुड़िया को देख रही हो। मैडम, वो बहुत दिलकश, बहुत प्यारी है ना? हॉटेंसी ने हाथ मिलाकर जोश से कहा। आओ और खुद को दिखाओ, मिस बेल ने कहा और उस कमरे की तरफ ले गई जहां बाकी सब इंतजार कर रहे थे। जब मैग लंबे स्कर्ट्स के साथ पीछे पीछे गई, कानों में बालियां झुंझराईं, घुंघरियाले बाल लहरा रहे थे और दिल धड़क रहा था।
उसे महसूस हुआ कि उसकी खुशी वाकई शुरू हो गई है, क्योंकि आईने ने साफ तौर पर बताया कि वो बखूबसूरत लग रही है। दोस्तों ने खुशी से ये तारीफ दोहराई और कई मिनट तक वो जैसे कहानी के कौए की तरह अपने उधार के झंडे के साथ लुत्फ अंदोज रही, जबकि बाकी लड़कियां कौए की तरह गप्पे कर रही थी। जब मैं इसे तैयार कर रही हूँ, तुम नैन इसके स्कर्ट और फ्रांसीसी एड़ियों की तरबियत करो, वरना वो खुद गिर जाएगी। अपनी चांदी की तितली लो और इसके सर के बाईं तरफ लंबी कर्ल पकड़ो क्लारा, और कोई भी मेरे हाथों के शानदार काम में खलल ना डाले, बेल ने कहा, और खुशी से अपने काम की तारीफ करते हुए जल्दी में वहां से गई। तुम अपनी असल शक्ल में नहीं लग रही हो, लेकिन तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि बेल के पास बहुत जायका है और मैं तुम्हें बिल्कुल फ्रांसीसी कह सकती हूँ। अपने फूल लटकने दो, इनके बारे में इतने मोहतात मत हो, और यकीन करो कि तुम गिर न जाओ, साली ने कहा, और ये सोचने की कोशिश की कि मैग खुद उससे ज्यादा खूबसूरत है। इस इंतबाह को जहन में रखते हुए मार्गरेट महफूज तरीके से नीचे उतरी और ड्राइंग रूम में चली गई। मैग ने जल्दी महसूस किया कि उम्दा लिबास में एक खास जाजिबियत होती है जो एक मखसूस तबके के लोगों को अपनी तरफ खींचती है और उनका एहतराम जीत लेती है। कई नौजवान खवातीन जो पहले उसे बिल्कुल न देखती थीं, अचानक बहुत प्यार करने लगी। कई नौजवान हजरात जो पिछली महफिल में बस उसे देखते रह गए थे, अब न सिर्फ उसे देखने लगे बल्कि तारुफ चाहा और उससे मुख्तलिफ किस्म की अहमकाना मगर खुशगवार बातें कहने लगे। कई बड़ी उम्र की खवातीन जो सोफों पर बैठी थीं और बाकी पार्टी पर तनकीद कर रही थीं, दिलचस्पी के साथ दरियाफ्त करने लगी कि वो किसके साथ है। मैग ने सुना कि मिसेस मोफार्ट ने एक से जवाब दिया, डेजी मार्च, इसके वालिद आर्मी में कर्नल, हमारे पहले खानदानों में से एक है, लेकिन किस्मत की उल्टी हो गई, आप जानते हैं। लॉरेंसिस के करीबी दोस्त, बहुत प्यारी मखलूक, यकीन दिलाती हूँ, मेरा नेड इसके लिए बिल्कुल दीवाना है। ओ मेरे खुदा, बड़ी खातून ने कहा, अपनी दूरबीन उठाते हुए मैग को दोबारा देखने के लिए, जो कोशिश कर रही थी कि ऐसा लगे जैसे उसने कुछ न सुना हो और मिसेस मोफार्ट के झूठ पर थोड़ा सदमा महसूस किया। वो अजीब एहसास खत्म न हुआ, लेकिन उसने खुद को नए किरदार यानी नफीस खातून के तौर पर तसव्वुर किया और काफी अच्छा निपटा। हालांकि तंग लिबास की वजह से उसे पहलू में दर्द महसूस होता रहा। ट्रेन बार बार उसके कदमों के नीचे आ जाती और वो मुसलसल डरती रही कि कहीं उसके कान की बालियां न उड़ जाएं या टूट जाएं। वो पंखा हिलाती और एक नौजवान की मजाहिया कोशिशों पर हंस रही थी, जब अचानक उसने हंसना बंद कर दिया और उलझन में पड़ गई, क्योंकि बिल्कुल उसके सामने लॉरी खड़ा था। वो बेपर्दा हैरानी और शायद नापसंदगी से उसे देख रहा था, मैग ने सोचा, क्योंकि अगरचे वो झुका और मुस्कुराया, लेकिन उसकी सच्ची आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मैग के गाल सुर्ख कर दिए और उसे ख्वाहिश हुई कि काश वो अपना पुराना लिबास पहने होती। मजीद उलझन के लिए उसने देखा कि बेल ने आयनी को कहरा कर देखा और दोनों ने उसे और लॉरी को देखा, जो खुशी की बात थी कि गैर मामूली शर्मीला और लड़कों जैसा लग रहा था। ये अहमक लड़कियां मेरे दिमाग में ऐसी सोच डालती हैं, मैं इसकी परवाह नहीं करूंगी और न ही ये मुझे बदल सकेगा, मैग ने सोचा और कमरे के पार जाकर अपने दोस्त से हाथ मिलाकर सलाम किया। मुझे खुशी है कि तुम आए, मुझे डर था कि तुम नहीं आओगे, उसने अपनी सबसे बड़ी आदिल वजह के साथ कहा। जो चाहती थी कि मैं आऊं और उसे बताऊं कि तुम कैसी लग रही हो, तो मैं आ गई, लॉरी ने जवाब दिया, बावजूद इसके कि उसकी नजर उस पर नहीं थी। हालांकि वो आधी मुस्कुराहट अपने मानुमा अंदाज पर दी। तुम उसे क्या बताओगे, मैग ने पूछा, जानने की शदीद ख्वाहिश के साथ कि उसके बारे में उसकी क्या राय है, लेकिन पहली बार उसके साथ थोड़ा बेआराम महसूस किया। मैं कहूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता था, क्योंकि तुम बहुत बड़ी लग रही हो और अपनी असल शक्ल से मुख्तलिफ, मुझे तुमसे डर लग रहा है, उसने दस्ताने के बटन के साथ झुंझुला कर कहा। कितनी बेवकूफाना बात है, लड़कियां मुझे खुशी के लिए तैयार करती हैं और मुझे ये काफी पसंद आया। अगर जो मुझे देखे तो क्या वो हैरान नहीं होगी, मैग ने कहा, जांचने के लिए कि वो उसे बेहतर समझता है या नहीं। हाँ, मुझे लगता है कि वो हैरान होगी, लॉरी ने संजीदगी से जवाब दिया। तुम्हें ये पसंद नहीं आया, मैग ने पूछा। नहीं, मुझे नहीं आया, सीधा जवाब था। क्यों नहीं, एक फिक्रमंद लहजे में। उसने उसके कर्ल किए हुए बाल, नंगे कंधे और फैंसी तराशी वाले लिबास पर नजरें दौड़ाईं, जिसने उसके जवाब से ज्यादा शर्म दिलाई, जिसमें उसमें मामूली शाइस्तगी का कोई हिस्सा नहीं था। मुझे तमाशा और लवाजिमात पसंद नहीं। ये बात एक लड़के की तरफ से जो खुद मैग से छोटा था बहुत ज्यादा थी, और मैग चिढ़ते हुए दूर चली गई और कहा, तुम सबसे बदतमीज लड़के हो जो मैंने देखा।
बहुत परेशान होकर वो एक खामोश खिड़की के पास खड़ी हो गई ताकि अपने गाल ठंडे कर सके, क्योंकि तंग लिबास ने उसे गैर आरामदेह सुर्ख रंग दे दिया था। जैसे ही वो वहां खड़ी थी, मेजर लिंकन वहां से गुजरे और कुछ मिनट बाद उसने अपनी मां से कहते सुना, वो उस छोटी लड़की का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं चाहता था कि तुम उसे देखो, लेकिन उन्होंने उसे मुकम्मल तौर पर खराब कर दिया। वो आज रात सिर्फ एक गुड़िया है। ओ प्यारी, मैग ने आह भरी। मुझे लगता है कि मैं समझदार होती तो अपने कपड़े पहन लेती, तब मैं दूसरों को नापसंदगी का शिकार ना होती और अपने आप को इतना गैर आरामदेह और शर्मिंदा महसूस ना होती। उसने अपना माथा ठंडे शीशे पर रखा और पर्दों के पीछे आधा छिपी खड़ी रही, इस बात की परवाह न करते हुए कि उसका पसंदीदा वॉल्टर्स शुरू हो गया है। जब तक किसी ने उसे छुआ और मुड़कर देखा तो लॉरी पशिमान नजर आता हुआ अपने बेहतरीन झुकाव और हाथ बढ़ाकर कह रहा था, बरहान मेहरबानी मेरी बदतमीजी को माफ कर दे और मेरे साथ रक्स करने आओ। मुझे डर है कि ये तुम्हारे लिए नाखुशगवार होगा। मैग ने कोशिश की कि नाराज नजर आए, लेकिन बिल्कुल नाकाम रही। बिल्कुल नहीं, मैं तो इसके लिए मर रहा हूँ। आओ, मैं अच्छा रहूंगा। मुझे तुम्हारा लिबास पसंद नहीं था, लेकिन मैं सोचता हूँ कि तुम वाकई शानदार लग रही हो। उसने अपने हाथ हिलाकर अपनी तारीफ का इजहार किया, जैसे कि शब्द नाकाफी हों। मैग मुस्कुराई और नर्म पड़ गई और सरगोशी की जब वो वक्त पकड़ने के लिए इंतजार कर रहे थे। देखो कि मेरी स्कर्ट तुम्हें गिरा न दे। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत है और मुझे बेवकूफी हुई कि मैंने ये पहन ली। इसे तुम अपने गर्दन के आसपास पिन कर लो, तब ये कारामद होगी, लॉरी ने कहा नीले जूतों की तरफ देखते हुए, जिन्हें वो वाज़ेह तौर पर पसंद कर रहा था। वो तेजी से और नफासत से रक्स करने लगे, क्योंकि घर पर प्रैक्टिस करने की वजह से वो अच्छी तरह मेल खा रहे थे और खुश मिजाज नौजवान जोड़ा देखने में बहुत खुशगवार था, जैसे वो खुशी से गिरदोनवाह में घूम रहे थे और अपने छोटे झगड़े के बाद पहले से ज्यादा दोस्ताना महसूस कर रहे थे। लॉरी आर्मी, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। क्या तुम करोगे? मैग ने कहा जब उसने सांस की कमी पर पंखा चलाया जो जल्दी खत्म हो गई। हालांकि वो ऐसा क्यों कर रही थी नहीं बता रही थी। क्यों नहीं, लॉरी ने खुशदिली से कहा। बराए करम आज रात मेरे लिबास के बारे में घर पर कुछ न कहना। वो मजाक नहीं समझेंगी और माँ को फिक्र होगी। फिर तुमने ये क्यों किया? लारी की आंखों ने इतनी साफ बात की कि मैग ने जल्दी से कहा, मैं खुद सब कुछ बता दूंगी और माँ को बताऊंगी कि मैं कितनी अहमक रही, लेकिन मैं ये खुद करना चाहती हूँ। तो तुम नहीं बताओगे ना? मैं तुम्हें अपनी कसम देता हूँ कि नहीं, लेकिन जब वो पूछेंगे तो मैं क्या कहूँ? बस कहो कि मैं अच्छी लग रही थी और मजा कर रही थी। मैं पहला दिल से कहूंगा, लेकिन दूसरा क्या? तुम ऐसा नहीं लग रही कि मजा कर रही हो। क्या तुम कर रही हो? और लारी ने उसे ऐसे देखा जिसने मैग को सरगोशी में जवाब देने पर मजबूर किया। नहीं, अभी नहीं। ये ना समझो कि मैं खराब हूँ। मैं सिर्फ थोड़ी खुशी चाहती थी, लेकिन ये किस्म की खुशी फायदेमंद नहीं है और मैं इसे थक रही हूँ। यहाँ नेड मॉफेट आ रहा है। वो क्या चाहता है? लारी ने अपने काले भौंवे चढ़ाते हुए कहा, जैसे वो इस नौजवान मेजबान को पार्टी में खुशी के इजाफे के तौर पर ना देख रहा हो। उसने 3 रक्स के लिए अपना नाम लिखवाया और मुझे लगता है वो उनके लिए आ रहा है। क्या बोरिंग है, मैग ने कहा, एक सुस्त अंदाज अपनाते हुए, जिससे लारी बहुत लुत्फ उठाया। उसने दोबारा उससे बात नहीं की जब तक खाने का वक्त न आया, जब उसने देखा कि वो नेड और उसके दोस्त फिचर के साथ शैंपेन पी रही थी, जो 2 बेवकूफों की तरह बर्ताव कर रहे थे, जैसा कि लारी ने खुद से कहा, क्योंकि वो महसूस कर रहा था कि उसे मार्चेस पर भैयाना हक हासिल है और जब भी मुहाफिज की जरूरत हो उनकी लड़ाइयां लड़नी है। अगर तुम ज्यादा पियोगी तो कल तुम्हें सरदर्द होगा मैग। मैं नहीं पीता। तुम जानती हो कि तुम्हारी माँ को पसंद नहीं, उसने सरगोशी में कहा, उसकी कुर्सी के ऊपर झुकते हुए, जब नेड उसका ग्लास भरने के लिए मुड़ा और फिजर उसका पंखा उठाने के लिए झुका। मैं आज मैग नहीं हूँ, मैं एक गुड़िया हूँ जो हर किस्म के पागल काम करती हैं। कल मैं अपने तमाशा और लवाजमात समेट लूंगी और फिर दोबारा बेहद अच्छी बन जाऊंगी। उसने एक मुतासिरकुन हंसी के साथ जवाब दिया। काश कल आज आ जाए, लारी ने बोला, देख कर कि वो बदल गई है। मैग नाचती रही, पंखा चलाया, बातें की और हंसी, जैसा कि बाकी लड़कियां करती थीं। खाने के बाद उसने जर्मन रक्स किया और करीब था कि अपनी लंबी स्कर्ट की वजह से पार्टनर को गिरा देती और ऐसी शरारतें करती जो लारी को स्कैंडलाइज करती, जो देख रहा था और लेक्चर देने का इरादा कर रहा था। लेकिन उसे मौका न मिला, क्योंकि मैग उससे दूर रही जब तक वो शुभ रात्रि कहने न आया। याद रखना, उसने कहा, मुस्कुराने की कोशिश करते हुए, क्योंकि शदीद सरदर्द शुरू हो गया था। खामोशी, अल मौत की तरह, लारी ने ड्रामाई अंदाज में कहा और चला गया।
ये छोटी सी अदाकारी एनी के तजस्सुस को भड़काया, लेकिन मैग बहुत थकी हुई थी कि चर्चा करे, और वो बिस्तर पर चली गई ऐसे महसूस करते हुए जैसे वो मास्कराड में गई हो और जैसा मजा तवक्का किया था वो नहीं मिला। अगले दिन वो बीमार रही और हफ्ते को घर वापस गई, अपने 15 दिन के मजे से काफी मुतमईन और महसूस करती हुई कि उसने ऐशो आराम की गोद में काफी वक्त बैठा है। वाकई खामोश रहना खुशगवार लगता है और हर वक्त मेहमानों के आदाब अपनाना नहीं पड़ता। घर एक अच्छा मकाम है, हालांकि ये शानदार नहीं है, मैग ने कहा अपने इर्द गिर्द मुतमईन नजरों से देखते हुए, जब वो इतवार की शाम अपनी माँ और जो के साथ बैठी थी। मुझे खुशी है कि तुम ऐसा कह रही हो प्यारी, क्योंकि मुझे डर था कि अपने अच्छे माहौल के बाद घर तुम्हें सादा और उदास लगेगा, उसकी माँ ने जवाब दिया, जो उस दिन कई बार परेशान नजरों से उसे देख चुकी थी, क्योंकि माँ की आंखें बच्चों के चेहरे पर किसी भी तब्दीली को फौरन देख लेती हैं। मैग ने अपनी मुहिम्मात को खुशदिली से सुनाया और बार बार कहा कि उसका वक्त कितना शानदार था, लेकिन फिर भी कुछ चीजें उसके दिल पर बोझ डाल रही थी। और जब छोटी बहनें सोने गईं, वो सोचते हुए आग की तरफ देखती रहीं, कम बातें करती और परेशान नजर आती। जब घड़ी ने 9 बजाए और जो ने बिस्तर जाने की तजवीज दी, मैग अचानक अपनी कुर्सी से उठकर बैठी और बैठे बैठे बाट ली थी बैठ अपनी माँ के घुटने पर कोहने रखकर बहादुरी से बोली, मम्मी, मैं सब कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे लगा, क्या बात है प्यारी, क्या मैं दूर हो जाऊं? जो ने मोहतात अंदाज से पूछा। बिल्कुल नहीं, क्या मैं हमेशा तुम्हें सब कुछ नहीं बताती? मैं छोटे बच्चों के सामने बात करने में शर्मिंदा थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम जान लो कि मैं मॉफिट्स के यहाँ कितनी खराब बातें की। हम तैयार हैं, मिसेज मार्च ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर थोड़ा फिक्रमंद नजर आती रही। मैंने तुम्हें बताया कि उन्होंने मुझे सजाया, लेकिन मैंने नहीं बताया कि उन्होंने पाउडर लगाया, बालों को फेरा और मुझे एक फैशन प्लेट की तरह बनाया। लारी को लगा कि मैं मुनासिब नहीं हूँ। मैं जानती थी कि वो ऐसा सोचता है, हालांकि उसने नहीं कहा, और एक आदमी ने मुझे गुड़िया कहा। मैं जानती थी कि ये अहमकाना बात है, लेकिन उन्होंने तारीफ की और कहा कि मैं खूबसूरत हूँ और बेशुमार फजूल बातें की, तो मैंने उन्हें मुझे बेवकूफ बनाने दिया। क्या यही सब है? जो ने पूछा, जब मिसेज मार्च ने अपनी खूबसूरत बेटी के उदास चेहरे को खामोशी से देखा और दिल में उसे छोटी गलतियों के लिए मलामत नहीं कर सकी। नहीं, मैंने शैंपेन पी, रक्स किया, फ्लर्ट करने की कोशिश की और बिल्कुल काबिल नफरत थी, मैग ने खुद पर मलामत करते हुए कहा। मेरे ख्याल में कुछ और भी है। और मिसेज मार्च ने मैग के नरम गाल को सहलाया, जो अचानक गुलाबी हो गए जब मैग ने आहिस्ता आहिस्ता जवाब दिया, हाँ, ये बहुत अहमकाना है, लेकिन मैं इसे बताना चाहती हूँ क्योंकि मुझे नफरत है कि लोग हमारे और लॉरी के बारे में ऐसी बातें कहें और सोचें। फिर उसने मोफैट्स के यहाँ सुनी गई मुख्तलिफ अफवाहों को बताया, और बात करते हुए जो ने देखा कि उसकी माँ ने अपने होंठ मजबूती से बंद कर लिए, जैसे कि खुश न हो कि मैग के मासूम दिमाग में ऐसी बातें डाली गईं। खैर, अगर ये सबसे बड़ी फिजूल बात नहीं है जो मैंने सुनी, जो ने गुस्से से कहा, तुमने क्यों फौरन नहीं कहा कि ये सब गलत है? मैं नहीं कह सकती थी, ये मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात थी। पहले मैं सुनने से बच नहीं सकी और फिर मैं इतनी नाराज और शर्मिंदा हो गई कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे दूर जाना चाहिए था। बस इंतजार करो, जब मैं एनी मोफैट से मिलूंगी तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि ऐसी मजहका बातों को कैसे हल करना है। मंसूबे बनाने और लॉरी के साथ मेहरबानी करने का ख्याल, क्योंकि वो अमीर है और मुमकिन है मुस्तकबिल में हमसे शादी करे। जब मैं उसे बताऊंगी कि वो अहमकाना बातें हमारे बारे में क्या कहती है, वो कैसा रद्द अमल देगा। और जो हंस पड़ी, जैसे कि दूसरी बार सोचने पर उसे ये बात अच्छी मजाहिया लगी। अगर तुम लॉरी को बताओगी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो नहीं बताएगी। क्या बताएगी मम्मी? मैग ने परेशान नजर आकर कहा। नहीं, कभी भी वो अहमकाना अफवाहें ना दोहराओ और जितना जल्दी हो सके भुला दो, मिसेज मार्च ने संजीदगी से कहा। ये बहुत गैर समझदारी थी कि मैंने तुम्हें उन लोगों के दरमियान जाने दिया जिनके बारे में मैं बहुत कम जानती हूँ। मुमकिन है मेहरबान हूँ, लेकिन दुनियावी बदतरबियत याफ्ता और नौजवानों के बारे में ऐसी आम ख्यालों से भरे हुए मैं तुम्हारे लिए इस दौरे के मुमकिना नुकसान पर ज्यादा अफसरदा हूँ। मैग, अफसोस मत करो, मैं इसे अपने लिए नुकसानदेह नहीं होने दूंगी। मैं सारा बुरा भूल जाऊंगी और सिर्फ अच्छा याद रखूंगी, क्योंकि मैंने बहुत मजा किया और मुझे जाने देने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं जज्बाती या नाला नहीं रहूंगी मामी। मैं जानती हूँ कि मैं एक अहमक छोटी लड़की हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी जब तक मैं अपने लिए ख्याल रख सकूं। लेकिन तारीफ और तहसीन होना खुशगवार है और मैं कहे बिना नहीं रह सकती कि मुझे पसंद आया। मैग ने एतराफ करते हुए कहा, आधी शर्मिंदा नजर आ रही थी। ये बिल्कुल फितरी है और बिल्कुल नुकसानदेह नहीं, अगर पसंदीदगी जुनून में बदलकर अहमकाना या गैर मासूम कामों की तरफ ना ले जाए। तारीफ को पहचानने और उसकी कद्र करना सीखो जो काबिल कद्र हो, और उम्दा लोगों की तारीफ हासिल करने के लिए न सिर्फ खूबसूरत बल्कि मुहज्जिब भी रहो। मैग,
मार्गरेट कुछ लम्हे सोचती रही, जबकि जो हाथ पीछे रखकर खड़ी थी, दिलचस्पी और थोड़ी उलझन के साथ देख रही थी, क्योंकि ये नई बात थी कि मैग शर्माती हुई तारीफ, मोहब्बत करने वालों और इस किस्म की बातें कर रही थी, और जो महसूस करने लगी कि उस 2 हफ्ते के दौरान उसकी बहन हैरानगी सी बड़ी हो गई है और एक ऐसी दुनिया की तरफ जा रही है जहां वो उसके पीछे नहीं जा सकती। मम्मी, क्या आपके भी मंसूबे हैं, जैसे कि मिसेस मोफैट्स ने कहा। मैग ने शर्मीले अंदाज में पूछा। हाँ मेरी प्यारी, मेरे पास बहुत से हैं, हर माँ के पास होते हैं, लेकिन मेरे मंसूबे मिसेस मोफैट्स के कुछ मुख्तलिफ है। मेरे ख्याल है मैं तुम्हें उनमें से कुछ बताऊंगी, क्योंकि वक्त आ गया है कि एक लफ्ज तुम्हारे रूमानी छोटे सर और दिल को एक संजीदा मौजू पर दुरुस्त कर दे। तुम अभी नौजवान हो मैग, लेकिन इतनी छोटी नहीं कि मुझे ना समझ सको, और माँ के होंठ ऐसे मामलों के लिए, लड़कियों के लिए सबसे मुनासिब हैं। जो तुम्हारी बारी भी आएगी शायद वक्त के साथ, इसलिए मेरे मंसूबों को सुनो और अगर वो अच्छे हैं तो उन्हें पूरा करने में मेरी मदद करो। जो एक कुर्सी के बाजू पर बैठ गई, ऐसे लग रहा था कि वो समझ रही हो कि वो कुछ संजीदा मामले में शामिल होने वाली है। दोनों के हाथ थामकर और दोनों नौजवान चेहरों को मोहब्बत भरी निगाह से देखते हुए मिसेस मार्च ने अपनी संजीदा मगर खुश मिजाज आवाज में कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियां खूबसूरत, माहिर और नेक हों, तारीफ, मोहब्बत और इज्जत पाएं, खुशगवार जवानी गुजारें, मुनासिब और समझदारी से शादी करें और मुफीद और खुशगवार जिंदगी गुजारें, जिसमें खुदाए मुताल जितनी परेशानी और गम भेजें उसका मुकाबला कर सकें। किसी अच्छे मर्द से मोहब्बत और मुंतखब होना औरत के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे मीठा तजुर्बा है, और मैं दिल से उम्मीद करती हूँ कि मेरी बेटियां ये खूबसूरत तजुर्बा जान सकें। ये सोचना बहुत फितरी है, उम्मीद रखना और इंतजार करना दुरुस्त है, और इसके लिए तैयारी करना अक्लमंदी है, ताकि खुशगवार वक्त आने पर तुम अपने फराइज के लिए तैयार और खुशी के मुस्तहिक महसूस करो। मेरी प्यारी बेटियों, मैं तुम्हारे लिए बुलंद हौसला रखती हूँ, लेकिन ये नहीं कि तुम दुनिया में धूमधाम से दाखिल हो जाओ, सिर्फ अमीर मर्दों से शादी करो क्योंकि वो अमीर है, या शानदार घर हासिल करो जो घर नहीं है क्योंकि मोहब्बत नहीं है। पैसा जरूरी और काबिले कदर चीज है, और जब सही इस्तेमाल हो तो ये अजीम चीज है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि तुम ये समझो कि ये सबसे पहली या वाहिद चीज है जिसके लिए जुद्दोजहद करनी चाहिए। मैं चाहूंगी कि तुम खुश, महबूब और मुतमईन हो, चाहे अमीर लोगों की बीवी ना हो, बजाय तख्त पर बैठी रानी के जो खुद एतमादी और सुकून से खाली हो। गरीब लड़कियों के पास कोई मौका नहीं होता, बेल कहती है, जब तक वो खुद को आगे न बढ़ाएं, फिर हम बूढ़ी लड़कियां बन जाएंगी। जो ने हिम्मत से कहा। बिल्कुल दुरुस्त जो, खुशबाश बूढ़ी लड़कियां होना नाखुशगवार बीवियों या गैर मासूम लड़कियों के मुकाबले में बहुत बेहतर है, जो शौहरों की तलाश में भागती रहें। मिसेस मार्च ने फैसला कुन तरीके से कहा। फिक्र मत करो मैग, गुर्बत मुखलिस लोरी को शाजो नादर ही हराती है। मैं जितनी बेहतरीन और इज्जतदार खवातीन जानती हूँ वो गरीब लड़कियां थीं, लेकिन इतनी मोहब्बत के काबिल कि उन्हें बूढ़ी लड़की ना बनने दिया गया। ये चीजें वक्त पर छोड़ दो, इस घर को खुशगवार बनाओ, ताकि अगर मौका मिला तो अपने घर के लिए तैयार हो, और अगर ना मिला तो यहाँ मुतमईन हो। एक बात याद रखना मेरी बेटियों, माँ हमेशा तुम्हारी राजदार, वालिद तुम्हारा दोस्त, और हम दोनों उम्मीद और यकीन रखते हैं कि हमारी बेटियां, चाहे शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा, हमारी जिंदगियों का फख्र और सुकून होंगी। हम करेंगे मामी, हम करेंगे। जब उन्होंने उन्हें शब बखैर कहा तो उन्होंने दिल से कहा, थैंक यू फॉर योर अटेंशन।